हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ आइशन जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान यूपीओ के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। पिछले वीडियो को याद होगा तो मैंने आपसे डील किया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि वैसे बच्चे दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उन सब बच्चों के लिए जो डीलिंग का काम है वो कौन करता है? बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जहां पे भी मैं बोलूं, आप समझ लेना कि मैं कैसे बच्चों की बात कर रहा हूं। चिल्ड्रन दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि दो तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक तो हमने बात कर ली चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। आज बात करेंगे वैसे बच्चे दैट आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन केसेस में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आप तब तक समर्थ आइशन जुडिशरी को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, दोनों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी समर्थ आइशन जुडिशरी के लिए, ठीक है। चलिए, आपको मैंने बताया था पहले कि सेक्शन 2 को अगर आप जब पढ़ोगे डेफिनेशन में, तो उसमें सेक्शन 222 कहता है, सब सेक्शन 22 में कहता है कमेटी का मतलब क्या होता है। कमेटी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27। तो आज हम सेक्शन 27 से ही बात करेंगे, जो चैप्टर 5 में डील किया हुआ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। सेक्शन 27 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 कहता है स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बना सकती है वैसे बच्चों के रिगार्डिंग दैट आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। आपको याद तो पहला ही स्लाइड जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो ये चिल्ड्रन दैट आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक जेजेबी जिनके साथ डील करता है वैसे बच्चे दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने कानून तोड़ दिया है, ठीक है। तो उसके लिए जेजेबी सेक्शन 4 के तहत मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेक्शन 27 में कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, मैं बार बार बोलूंगा, इसका क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इनका इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स का जो प्रोग्राम होगा वो 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने आज कहा कि आज से हम एक नया CWC बना रहे हैं, तो आज से 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है? उनके जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देना है आपको। एक जेजेबी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें पढ़ाया था 60 डेज के अंदर कर देना है। यहां पे क्या दे रखा है? 2 मंथ दे रखा है। तो याद रखना है 2 मंथ्स 60 डेज। कई बार ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो आपने 2 मंथ्स दिमाग में रखा हुआ है, 60 डेज ही होता है, मुझे भी पता है, बट लॉ है, लॉ में चीजें कई बार दूसरी तरीके से देखी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। एक दो चीजें और सुन लीजिएगा, जेजेबी वर्सेस CWC के कुछ कंपैरिजन को समझिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स जेजेबी के अंदर कितने होंगे? 3, इंक्लूडिंग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एक्सक्लूडिंग व्हाट? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं हो सकते, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते। सिर्फ MM पोस्ट के लोग और JMFC हो सकते हैं जिनकी 3 साल की अनुभव रही हो। उसके अलावा 2 सोशल वर्कर जिसमें एक महिला होंगी, मैंने आपको पढ़ाया था। सेम चीज सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 में कहता है कि कमिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, उसके अलावा 4 और मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जिसमें से एटलीस्ट एक कौन होगा? महिला होगी, एंड उसके अलावा एक्सपर्ट ऑन द मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन। तो आपको क्या समझना है, इसमें 5 मेंबर्स हो गए CWC के अंदर और इसमें 3 मेंबर्स हो गए। अभी एक चीज और आपको इसी टाइम में क्या याद रखना है, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें कहीं पे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसे इंसान की बात नहीं करी गई। यहां पे जबकि बात करेगी कि एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना इट्स मैंडेटरी, और वही क्या होंगे? प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे। जबकि यहां पे कह रखा है CWC के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और उसके अलावा 4 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक वो क्या होना चाहिए? मजिस्ट्रेट क्लास का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कह रखा सेक्शन 27 के अंदर, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी सोशल वर्कर का आप अपॉइंटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो 7 साल का अनुभव ना हो। किन फील्ड में? जो भी बच्चों से रिलेटेड वेलफेयर वगैरह का काम हो उसमें 7 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी और लॉ में किसी भी एक सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? उनके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें क्या कहता है इसको समझो। सेक्शन 27 सबसेक्शन 4 कहता है किसी भी पर्सन को एज अ मेंबर ऑफ CWC आप अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक उनके पास 7 साल का अनुभव ना हो, इन सारे फील्ड्स में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया जेजेबी के अंदर। उसके अलावा क्या कह रखा है? डिग्री होनी चाहिए। किसमें? चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी। उसके अलावा कुछ बातें ऐड कर रही है इसमें, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ह्यूमन हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेशल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ये कुछ एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशंस करी गई हैं क्वालिफिकेशन के रूप में कि ये अगर आपकी इनमें डिग्री है तो आपको अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। 7 साल का अनुभव यहां पे भी बात करी गई, तो आपको याद रखना है। कुछ कंपैरिजन पूछते हैं मेंस में, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 कहता है द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU shall provide a secretary and other staff that may be required for secretarial support to the committee for its effective functioning। सिंपल सी चीज है, पूछ दे सकते हैं भाई कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या क्या? तो DCPU आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूट तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, पर एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड कौन करेगा? DCPU, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 27
सबसेक्शन 4A पढ़ो क्या कहता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। आपको मेंबर नहीं बनाया जाएगा CWC का। पांचों में से किसी भी सारे मेंबर्स की बात करी गई है, किसी एक को भी मेंबर नहीं बनाया जा सकता यदि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको JJB के तहत ही पढ़ाए थे कि अगर आपने कोई भी वायलेशन कर रखा है ह्यूमन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का, या आपको कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रखा है जिसमें आप कन्विक्ट हो चुके हैं मोरल टर्पिट्यूड का, उसके अलावा डिसमिसल हो चुकी है, रिमूवल हो चुकी है सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज में अगर आप एलिजिबल हो, मतलब क्या इंडल्ज रहे हो, इंप्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रहा है, कुछ भी ऐसा। उसके अलावा एक और चीज ऐड करी गई यहाँ पे, इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट का पार्ट हैं तो आपको कमिटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ये नया चीज इसमें ऐड करी गई सेक्शन 27 सबसेक्शन 4A के तहत, आपको याद रखना है। बाकी ये सेम सारी बातें मैंने आपको JJB के तहत भी पढ़ाया था, आपको कंपैरिजन के रूप में याद रखना है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने से पहले JJB का वीडियो जाकर के देखो, लास्ट वीडियो ही था। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 JJB क्या कहता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि हमें इतना होगा, समय समय पे जब भी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो बताया जाएगा। जबकि CWC का कह रखा है 27(6) के तहत कि 3 साल से ज्यादा किसी भी मेंबर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, चाहे आप चेयरपर्सन रहो चाहे आप कोई भी रहो। 5 में से 5 मेंबर की कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 साल, उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। ये बात सेक्शन 27 सबसेक्शन 6 में कह रखा है। बट जबकि ऐसा JJB के तहत नहीं बता रखा, उन्होंने बोला कि हम आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे भाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वर्सेस CWC की कंपैरिजन ही देखेंगे क्या कहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड। JJB के अगर किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट की बात करें एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट या AM या CM JMFC इनको आप हटा सकते हो, बल्कि इनके अलावा जो दोनों मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को आप टर्मिनेट कर सकते हो यदि वो गिल्टी पाए जाते हैं मिसयूजिंग ऑफ पावर जो उनको दिया गया है, या फिर वो प्रोसीडिंग्स में नहीं आते 3 महीने तक लगातार बिना किसी वैलिड रीजन के, या फिर कम से कम 3/4 ऑफ द सीटिंग्स इन अ ईयर नहीं ज्वाइन करते हैं वो, या फिर इनएलिजिबल हो जाते हैं अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 के तहत। लेकिन यहां देखो क्या कह रखा है, यहां पे भी सेम चीज आपको मिल जाएंगी कि अगर आप गिल्टी हो चुके हो, आप कन्विक्ट हो चुके हो, कोई भी मोरल टर्पिट्यूड और कन्विक्शन आपको रिवर्स नहीं हुआ है, या फिर आप किसी भी 3/4 ऑफ द सीटिंग्स इन ईयर, एक साल में 3/4 सीटिंग्स में आप नहीं आते, जो यहां पे भी दे रखा है। उसके अलावा सेक्शन 27 सबसेक्शन 8 आपको क्या कहता है, आपको ये दोनों कंपैरिजन याद रखना है कि भाई अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर के यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा किसी भी मेंबर्स को CWC के तहत, पर JJB के तहत प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़ के आप सिर्फ दोनों मेंबर्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। कारण क्या होगा, ये सारा जो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये आपको याद रखना है। आगे देख लो, सेक्शन 27 सबसेक्शन 8 कहता है द कमिटी शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। JJB के तहत मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का वीडियो देखने के बाद ही इसका वीडियो देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है जो कमेटी होगी CWC वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो भी फॉर्म होगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन मैटर होगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। हर तीसरे महीने जाकर के वो क्या करेगा, देखेगा किस तरीके से काम हो रहा है वहां पे, समझ रहे हो आप। उसके अलावा कमिटी एज सेल फंक्शन एज अ बेंच एंड सेल हैव द पावर्स कन्फर्ड बाय द CRPC ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये सेम बात मैंने आपको JJB में पढ़ाई थी कि पूरी की पूरी जो बेंच होगी, जो बोर्ड होगी, बेसिकली एक जो बेंच बनती है वो MM साहब को जो पावर दी होती है उसके तरह ही काम करती है। पर यह प्रोविजन उसमें नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर क्वार्टरली बेसिस पे जाकर के इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर देख रहा है जो भी फंक्शनिंग है। ये बातें सिर्फ CWC के अंदर मैंने आपको पढ़ाई, सेक्शन 27 सबसेक्शन 8 आपको याद रखना है। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सेक्शन 27 सबसेक्शन 10 कहता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी द ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी टू entertain any grievance arising out of the functioning of the committee and the affected child or the anyone connected with the child as the case may be may file a complaint before the district magistrate who shall take cognizance of the action of the committee and parties an opportunity of being heard and pass appropriate order. It's very important slide. कई बार सवाल पूछते हैं कि बताओ CWC के किसी भी पर्टिकुलर चीज से आप अफेक्टेड हो, अगर आपको लग रहा है कि सही से काम नहीं कर रहा या फिर जो फंक्शनिंग है कमेटी के वो सही नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आप कह सकते हो कि सर CWC सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अपनी पावर्स का वो सही तरीके से यूज नहीं कर रहा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही रिपोर्ट सबमिट करती है CWC। अभी मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 27 सबसेक्शन 8, या बातें आपको याद रखनी है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म किसके पास है CWC के फंक्शनिंग को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। चमका, याद रहेगा।
चलिए सेक्शन 28 पढ़िए। प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। प्रोसीजर क्या होगा? कमिटी हर महीने में कम से कम 20 दिन में, सॉरी 20 एक महीने में, मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूं, सेल मीट एटलीस्ट 20 डेज इन अ मंथ। एक महीने में कम से कम 20 दिन इसकी मीटिंग होगी, कम से कम 20 दिन एक महीने के अंदर। एंड शेल ऑब्जर्व सच रूल्स एंड प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक महीने में कम से कम 20 बार मिलेंगे। उसके अलावा एक महीने में, ध्यान से देखो, ए विजिट टू द एग्जिस्टिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बाय द कमिटी टू चेक इट्स फंक्शनिंग। किसके पास जाएगी ये? जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाकर के ये लोग देखेंगे कैसे काम कर रहा है इंस्टीट्यूशन वगैरह, काम नहीं कर रहा। उसके अलावा कोई भी बच्चा जो दैट आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको आप एक इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और वो बता सकते हैं कि हाँ इस बंदे को कहाँ भेजना है, बच्चे को चिल्ड्रन होम में भेजना है या फिर कहीं और भेजना है। अगर कमेटी सेशन में नहीं है तब, मान लो इस 20 दिन सेशन में थी, वो जो लास्ट के 10 दिन नहीं सेशन में थी, उसमें किसी बच्चे को आपको जरूरत पड़ गई लाने की, तो आप किसी भी एक सिंगल मेंबर के पास लेके जा सकते हो 5 में से, और वो उसको भेज सकता है आगे कि हाँ भाई इसको होम, चिल्ड्रन होम में भेज दो। आगे देखो सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी नहीं हो तो चेयरपर्सन प्रिवेल करेगा। सेक्शन 28 सब सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है कि कभी भी प्रोवाइजो में कह रखा है कि कभी भी 3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए अगर आप फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस कर रहे हो। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां कम से कम 2 होने चाहिए जेजेबी के तहत, यहां पे 3 होने चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द कमिटी में एक्ट नॉट बी स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमिटी। कोई भी ऑर्डर इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि सर एक ही मेंबर थे, 2 मेंबर थे, 3 मेंबर थे, नहीं। पर हां आप इस बेसिस पे कर सकते हो कि सर जब फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस हुआ था ना तब 3 मेंबर नहीं थे, क्योंकि सेक्शन 28 सबसेक्शन 5 के प्रोवाइजो में कह रखा है कि कम से कम 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए एट द टाइम ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। चमका, अदरवाइज आप जाके लेके जा सकते हो कि एक ही मेंबर था सर, उसने पास कर दिया, ऑर्डर आगे भेज दिया, दैट्स ओके फाइन, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। पर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस करते वक्त अगर 3 से कम है तो आप चैलेंज कर सकते हो। पावर्स देख लीजिए कमेटी का क्या होता है। सेक्शन 29 कहता है कि कमेटी के पास पावर होगा कि जितने भी मैटर्स आएंगे उसके पास केयर लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन को लेकर के, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज टू प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स एंड प्रोटेक्शन, उसके रिगार्डिंग कमेटी के पास पावर है। उसके अलावा जब भी कमेटी को लगता है कि किसी भी एरिया में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो उस एरिया में आने वाले जितने भी मैटर्स होंगे जो बच्चे दैट आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से डील करेगा, वो सारे मैटर्स उस एरिया में सीडब्ल्यूसी ही डील करेगा। ये बात आपको याद रखना है। आगे सेक्शन 30 पढ़ लीजिए, आज का लास्ट सेक्शन क्या कहता है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी क्या होगा। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ कहता है कि जो भी बच्चे आएंगे उनके पास उसका कॉग्निजेंस लेना, उसके अलावा सारे मैटर्स और इंक्वायरी करना, कंडक्ट करना कि भाई सेफ्टी एंड वेलबींग को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट कर सकता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर या डीसीपीयू को या एनजीओ को कि सोशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आप एक रिपोर्ट हमें सबमिट दो चार्जशीट के रूप में। भाई एक चार्जशीट नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें देखेंगे बच्चे कौन है, बच्चे के माँ बाप कौन है, पेरेंट्स कौन है, बैकग्राउंड क्या है, सारी बातें चेक होती है। उसके अलावा इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्संस फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड इन फॉस्टर केयर ये कौन करेगा, ये पूछा जाता है। भाई किसके पास पावर है कि वैसे बच्चों को प्लेस कर सकता है डेट आर चाइल्ड इन अ फॉस्टर केयर। मैं सिंपली आपसे पूछूं किसके पास पावर है, तो सीडब्ल्यूसी के पास पावर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के एमपीजेएस में। क्या पूछा गया था, सुनो। सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्लेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बेस्ड ऑन चाइल्ड एज, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड नीड्स एंड कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा केयर, प्रोटेक्शन, एप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंडिविजुअल केयर प्लान एंड पासिंग नेसेसरी डायरेक्शंस टू पेरेंट्स और गार्जियंस और फिट पर्सन। ये सारी बातें कौन करेगा, सीडब्ल्यूसी, कि उस बच्चे को क्या चाहिए, रिहेबिलिटेशन में क्या चाहिए, उसके गार्जियन को क्या फॉलो करना है, उसके फिट पर्सन को क्या फॉलो करना है, बच्चे को कैसे हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे वापस लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर जजमेंट कौन देगा, बेसिकली जजमेंट इन द सेंस कि ऑर्डर कौन पास करेगा, सीडब्ल्यूसी। उसके अलावा कम से कम एक महीने में 2 बार आपको विजिट करना है, कहाँ पे, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को जो बच्चों को रखने के लिए बनाई गई। वहां पे एक था जेजेबी में, यहाँ पे 2 है, और ये जितनी बार जाएंगे ना उतनी बार एक सीटिंग मानी जाएगी। ये भी याद रख लो, मैंने आपको बोला था ना एक महीने में 20 सीटिंग चाहिए, तो ये 2 बार जाएंगे तो इसको सीटिंग मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि उस 10 दिन की छुट्टी में जाना है, नहीं, इस 20 में से 2 दिन जाएंगे तो इसको सीटिंग मानी जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे, इंश्योरिंग दैट ऑल एफर्ट्स आर मेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एबंडेंट और लॉस्ट चिल्ड्रन। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी जुडिशियरी में दिस ईयर कि कौन किसके पास पावर है कि वो सारे एफर्ट्स डाल सकती है कि कैसे जो बच्चे हैं दैट आर एबंडेंट चाइल्ड, दैट आर लॉस्ट चिल्ड्रन, उनको अपनी फैमिली से मिलाना या फिर जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करना, किसके पास पावर है, सीडब्ल्यूसी के पास पावर है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, एबंडेंट चिल्ड्रन एंड सरेंडर चिल्ड्रन एज लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, याद रखना कि सीडब्ल्यूसी के पास पावर है
कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये बच्चा अनाथ है, अबंडन हो चुका है, इसको छोड़ दिया किसी ने, सरेंडर्ड बच्चा है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले। उस बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हो। किसके पास पावर है बताने का? सीडब्ल्यूसी के पास, कि अगर कोई बच्चा ऑर्फन है, सरेंडर्ड है, वनडेड है, उसको आप लीगली अडॉप्ट कर सकते हो। कौन बताएगा? तो ये बताएगा कौन? बेसिकली सीडब्ल्यूसी, आपको याद रखना है। उसके अलावा टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ केसेज एंड रीचिंग आउट टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी प्रोवाइडेड दैट सच डिसीजन इज टेकन बाय एटलीस्ट 3 मेंबर्स। अगर कमिटी खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रही है, खुद ब खुद जाकर के वो कॉग्निजेंस ले, उसको पता चलता है कि भाई कोई केस आया है, तो खुद जाकर के वो ले रही है, उस तक खुद पहुंच रही है सीडब्ल्यूसी, तो कम से कम उसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर पे डिसीजन कम से कम 3 मेंबर्स देंगे। ये याद रखना है। चमका, आगे देखते हैं। लास्ट है टेकिंग एक्शन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन हु आर रिपोर्टेड एज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन टू द कमिटी बाय एसजेपीयू और द लोकल पुलिस एज द केयर्स में बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर पॉक्सो के अंदर कोई भी बच्चा उसको दिख रहा है कि सेक्सुअली अब्यूज्ड है, मान लो 6 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, या बच्चा है कोई भी सेक्सुअली अब्यूज्ड है वो, तो उसको अगर पता चलता है सीडब्ल्यूसी को, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना किसका काम है? सीडब्ल्यूसी का। उसके अलावा अगर बोर्ड कोई मैटर्स उसके पास भेज रही है सीडब्ल्यूसी के पास, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, तो उसके पास भी जाकर के सारा डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? सीडब्ल्यूसी के पास पावर है। उसके अलावा लीगल सर्विसेज चिल्ड्रन को देना, सारा किस में अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन डिस्ट्रिक्ट, सारा देखने का काम किसका है? सीडब्ल्यूसी का काम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताया सीडब्ल्यूसी के बारे में। आपको याद रखना है, एक एक चीज ध्यान से समझिए, सुनिए, जेजेबी का वीडियो देखिए, उसके बाद माइंड में कंपैरिजन करिए। जो कंपैरिजन के लेवल थे मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप उस चीज को समझिए, उसको लिखिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोनों टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।